नमस्कार। चलिए आज संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की बात करते हैं। भाग 12। ये वो हिस्सा है जो सरकार के पैसे, उसकी संपत्ति, मतलब देश का पूरा हिसाब किताब कैसे चलता है, ये सब बताता है। इसे आप देश का फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैनुअल भी कह सकते हैं। तो एक सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है, क्या सरकार किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है? अब सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं, बल्कि समय के साथ ये बदला भी है। और इसी जवाब को समझने के लिए हमें इतिहास में हुए एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव को देखना होगा। मतलब संपत्ति का अधिकार हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हम जानते हैं। देखिए, पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार था। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार इसे आसानी से छीन नहीं सकती थी। ये तो सीधे संविधान से प्रोटेक्टेड था। लेकिन फिर आया साल 1978 और 44वां संविधान संशोधन। इसके बाद ये सिर्फ एक लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बनकर रह गया। अब इसका असली मतलब क्या है और ये बदलाव इतना बड़ा क्यों था, इस पर हम आगे बात करेंगे। ये जो संपत्ति का नियम है ना, ये कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये संविधान के भाग 12 का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यही भाग 12 भारत की पूरी फाइनेंशियल व्यवस्था की नींव रखता है, टैक्स से लेकर सरकारी कर्ज तक सब कुछ। तो चलिए इस सिस्टम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं सरकार के खजाने की। मतलब ये पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, और इन सब के लिए एक लीगल एंटिटी के तौर पर सरकार आखिर काम करती कैसे है। संविधान के आर्टिकल 294 से 300 सरकार को एक तरह से कानूनी पहचान देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आज़ादी के बाद जो भी ब्रिटिश हुकूमत और रियासतों की संपत्ति थी, वो सब भारत सरकार की हो गई। और एक मज़ेदार बात यह है कि सरकार पर यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस किया जा सकता है और सरकार भी किसी पर केस कर सकती है, बिल्कुल एक कानूनी व्यक्ति की तरह। और इसीलिए सरकार के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। तो सवाल ये है कि ये सारा पैसा जाता कहाँ है? ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जिसे हम संचित निधि भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये देश की तिजोरी है। सरकार की जितनी भी कमाई है, चाहे वो टैक्स से आए या किसी और तरीके से, वो यहीं जमा होती है। और सबसे बड़ी बात, इस तिजोरी से 1 रुपया भी संसद की इजाजत के बिना नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सारा पैसा एक जगह इकट्ठा तो हो गया, लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि इसका बंटवारा कैसे होगा। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच ये पैसा बटेगा कैसे। इसके लिए भी संविधान में एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम बनाया गया है। इसके लिए क्या होता है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है जिसका मेन काम ही यही तय करना है कि देश की कमाई का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे किया जाए। ये वित्त आयोग ही सिफारिश करता है कि टैक्स से जो भी पैसा आया है, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा सेंटर को मिलेगा और कितना राज्यों को जाएगा। ये भी बताता है कि राज्यों को डेवलपमेंट के लिए कितनी मदद दी जानी चाहिए। ये पूरा प्रोसेस ही ये पक्का करता है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब केंद्र और राज्य, वो मिलकर ठीक से काम कर सकें। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि टैक्स से जो कमाई हुई वो देश चलाने के लिए काफ़ी नहीं होती। ऐसे में सरकार को उधार लेना पड़ता है, यानी कर्ज। लेकिन इसके भी अपने नियम कायदे हैं। यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा एकदम साफ है। जो केंद्र सरकार है वो देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी कर्ज ले सकती है। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो सिर्फ देश के अंदर से ही कर्ज उठा सकती हैं। अगर उन्हें विदेश से कर्ज चाहिए तो उसके लिए पहले केंद्र सरकार की परमिशन लेनी ही होगी। तो देखिए, अब तक हमने सरकार के पैसे, उसके खजाने और कर्ज लेने की पावर को समझ लिया है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। 1978 से पहले तक संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था। फिर आया 44वां संशोधन और उसने सब कुछ बदल दिया। इस संशोधन ने इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया और आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो आज की तारीख में इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि सरकार किसी की संपत्ति ले तो सकती है, लेकिन
अपनी मनमर्जी से नहीं। सरकार को इसके लिए एक प्रॉपर कानून बनाना होगा और उस कानून में जो भी प्रक्रिया दी गई है उसे पूरी तरह से फॉलो करना होगा। मतलब ये पावर अनलिमिटेड नहीं है, ये कानून के दायरे में है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक तरफ है पब्लिक डेवलपमेंट, जिसके लिए सरकार को जमीन या संपत्ति की जरूरत पड़ती है, और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति के अपने अधिकार। इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो संविधान का भाग 12 हमारे सामने छोड़ जाता है और जिस पर बहस आज भी जारी है।